नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आज से हम मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के तृतीय खंड सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति के लिए संभावित प्रश्नों की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको डेली सिलेबस के अकॉर्डिंग विभागों की योजनाओं और नियम अधिनियम पर आधारित 10-10 प्रश्न, साथ ही शारीरिक संरचना के 8 एवं कंप्यूटर के 7 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। इसमें मैथ एवं रीजनिंग को शामिल नहीं किया गया है। यह प्रश्न महिला पर्यवेक्षक परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर आधारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। PDF अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दी गई है वहाँ पर जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का कार्यान्वयन किस वर्ष किया गया था? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो योजना है ये दुर्गम क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक जो वर्ग है, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा 2004 में शुरू की गई थी। तो राइट आंसर बी है, लेकिन आप ये फैक्ट भी साथ में याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? देखिए, जो इंटरनेट है पहले तो आप ये याद रखेंगे कि ये इंटर से मतलब है इंटरनेशनल और नेट से मतलब है नेटवर्क। तो इंटरनेट वास्तव में नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग के अंतर्गत एक एजेंसी कार्य करती थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी कि जिसे शॉर्ट में ARPANET कहा जाता था। तो इंटरनेट की शुरुआत इसी नाम से जानी गई। तो ये इसका राइट आंसर डी है। लेकिन आप याद रखेंगे इंटरनेट के जनक जो बिंट सर्फ को माना जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कि इंटरनेट का जनक बिंट सर्फ को माना जाता है। साथ में ही भारत में इंटरनेट की शुरुआत अगर पूछी जाए तो आप याद रखेंगे 1995 में BSNL, ठीक है, ये BSNL नहीं है, VSNL है, यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा की गई थी। तो ये फैक्ट थे जिन्हें आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, URN का तात्पर्य क्या है? देखिए, URN वैसे तो जब भी आप आधार कार्ड का अपडेट या फिर बदलाव या उसमें कुछ सुधार करने का अनुरोध करते हैं तो आपके लिए एक 14 अंकों का नंबर जारी किया जाता है, जिसे अपडेट रिक्वेस्ट नंबर कहा जाता है। ठीक है, रिक्वेस्ट नंबर ये कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में URN बोल सकते हैं। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में इसका मतलब कुछ और होता है, जिसे आप याद रखेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम के द्वारा, यानी कि इसका राइट आंसर वी होगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक शुक्राणु मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित होता है? देखिए, जब भी शुक्राणु की बात करते हैं तो आप याद रखेंगे इसकी जो लंबाई होती है लगभग 5 माइक्रोन होती है। ठीक है, तो ये आपसे हो सकता है पूछ ले, ये इम्पोर्टेंट है। याद रखेंगे एक शुक्राणु को 3 भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि राइट आंसर इसका सी है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं ये भी पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे पहला जो भाग होता है ये सिर, ठीक है, सिर। दूसरा भाग इसका ग्रीवा, यानी कि जो मध्य भाग होता है, और तीसरा भाग जो अंतिम भाग होता है पुच्छ बोलते हैं, या फिर आप इसे पूंछ भी बोल सकते हैं। तो ये 3 भागों में बटा होता है, ये फैक्ट याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में हाइपरलिंक क्रिएट करने पर वह लिंक किस रंग की दिखाई देगी? ठीक है, तो जब भी आप MS वर्ड में जाएंगे हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे तो वह ब्लू जो कलर है उस कलर की दिखाई देगी। राइट आंसर बी होगा।
अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत किस धारा में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति दी गई है? तो आप याद रखेंगे ये अधिनियम, इस अधिनियम से काफ़ी प्रश्न पिछली वर्ष भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो धीरे धीरे हमारी आगे आने वाली जो वीडियो हैं उनमें भी इनसे संबंधित प्रश्न बनते जाएंगे। तो जो भी आपके प्रश्न बनेंगे वह सभी लगभग कवर हो जाएंगे। तो आप याद रखेंगे कि इसकी जो धारा 3 है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। ये घरेलू हिंसा की परिभाषा देती है, तो आप ये याद रख सकते हैं घरेलू हिंसा की परिभाषा। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो धारा 3 में है, ये आप याद रखेंगे। धारा जो 3 है ये इम्पोर्टेंट तो है ही है, साथ में ही आप ये याद रखेंगे धारा 5 को, जिसमें पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और जो न्यायाधीश होते हैं यानी कि मजिस्ट्रेट, उनके कर्तव्यों के बारे में है। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, साथ में ही आप याद रखेंगे धारा 11 को, जिसमें सरकार के कर्तव्य बताए गए हैं। सरकार के कर्तव्य जिसमें राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है। तो आप ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे कि राज्य और केंद्र सरकार के कर्तव्य किस में है? तो धारा 11 में है। धारा 5 में क्या बताए थे? पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। धारा 11 में सरकार के कर्तव्य। धारा 37 जो है ये हमें केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति के बारे में बात करती है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति से आशय क्या है? तो देखिए, एक होता है व्यथित व्यक्ति और एक होता है प्रत्यर्थी। जो इस अधिनियम के तहत दोनों व्यक्ति बताए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग व्यथित व्यक्ति का यहाँ क्या आशय है, क्या तात्पर्य है? तो व्यथित व्यक्ति वह होता है यानी कि ऐसी कोई महिला जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है। तो प्रत्यर्थी कौन होगा? प्रत्यर्थी वह है जो घरेलू हिंसा करता है या करने वाला व्यक्ति होता है। तो आप याद रखेंगे कि प्रत्यर्थी के द्वारा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला ये व्यथित व्यक्ति होगी, और ये प्रत्यर्थी कौन होगा? जो व्यथित व्यक्ति को घरेलू हिंसा से पीड़ित करे। तो राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो आप याद रखेंगे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को, इसमें जो गर्भवती महिला होती है उसके लिए प्रसव और साथ में ही महिला और उसके जो बच्चा है, शिशु है, उसको मुफ्त में किसी समस्या या बीमारी से जो अगर पीड़ित हुआ तो मुफ्त में इलाज किया जाता है। तो याद रखेंगे प्रसव और इलाज यानी कि किसी बीमारी के लिए जो संभव दवाएं हैं ये मुफ्त में दी जाती हैं। इस उद्देश्य से ये योजना 1 जून 2011 को भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। तो आप याद रखेंगे, जिसे शॉर्ट में JSSK बोला जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गर्भाशय महिला प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है, इसका कार्य क्या है? जो गर्भाशय होता है इसमें वास्तव में क्या होता है? बच्चे का विकास होता है। तो राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। इसके अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग में 1 अध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य
होते हैं। तो आप याद रखेंगे एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है, साथ में ही 5 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, 5 अन्य सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है, ठीक है। अगला विकल्प है राज्य खाद्य आयोग में कम से कम एक महिला सदस्य या अध्यक्ष या सचिव होगी। देखिए इसको बाद में करते हैं। उपर्युक्त आयोग में एक व्यक्ति अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एक व्यक्ति एसटी का होगा। तो आप याद रखेंगे कि इस आयोग के पूरी जो संरचना है इसमें एक व्यक्ति कम से कम एससी का और कम से कम एक व्यक्ति एसटी का होगा, आप ये याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे इसमें एक शर्त और होती है कि कम से कम 2 महिलाएं होंगी, ठीक है, चाहे वो सचिव हो सकती हैं, अध्यक्ष या सदस्य हो सकती हैं। तो ये आप फैक्ट याद रखेंगे। इस हिसाब से आप ये याद रखेंगे कि ये जो ऑप्शन बी है ये गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि कम से कम एक महिला, कम से कम एक महिला नहीं बल्कि कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में लाइन चेंज करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको लाइन चेंज करनी है तो शिफ्ट प्लस इंटर दबाएं और ये लाइन चेंज हो जाएगी। तो राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कहां से लॉन्च किया गया था। आप याद रखेंगे 22 जनवरी 2015, ठीक है, पानीपत जो हरियाणा का एक शहर है यहाँ से मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। तो राइट आंसर इसका ए होगा। इसका उद्देश्य था लिंगानुपात की कमी को दूर करना। तो राइट आंसर इसका ए है, ये आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है। तो देखिए इसमें आमाशय जो होती है ये होती है अग्नाशय और लार, ये तीनों ही पाचन ग्रंथियां होती हैं। एडिनोल ग्रंथि ये पाचन ग्रंथियों का भाग नहीं है। तो राइट आंसर डी है। देखिए कुछ प्रश्नों पर मेरा विवरण नहीं रहेगा क्योंकि इसका एक उद्देश्य है कि वीडियो ज़्यादा लंबी न बने। जहां हमें लगता है कि यहाँ से प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसे या तो इस वीडियो में कवर कर लिया जाता है या फिर उसको अगर फैक्ट के रूप में बता भी दिया जाए तो अगली वीडियो में जाकर के उसे डिटेल्स में बता दिया जाएगा। तो आप ये याद रखेंगे कि हम प्रत्येक प्रश्न पर डिटेल्स नहीं दे पाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती है, इसका एक ही कारण है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए ये ऐसे प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि आप जिस प्रश्न को पूछ रहे हैं वहाँ से काफ़ी फैक्ट आपके तैयार हो सकें। तो याद रखेंगे इस आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, ये सही है। आयोग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ा एक सदस्य भी होना चाहिए, ये भी सही है। अध्यक्ष और सदस्य का नामांकन संसद के द्वारा किया जाता है, ये गलत है। संसद नहीं करती बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे, राइट आंसर इसका सी होगा। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आयोग का नोडल मंत्रालय होता है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न में राइट आंसर सी होगा, बाकी के सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है नर और मादा युग्मक के सम्मिश्रण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये निषेचन कहलाती है, राइट आंसर वी होगा। अगला प्रश्न है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना या सुमन योजना, इसे शॉर्ट में बोला जा सकता है, के बारे में कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ये दिया गया है योजना 10 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई थी, ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य माता और नवजात शिशुओं की मृत्यु को रोकना है, ये भी बिल्कुल सही है। 10 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। तो राइट आंसर इसका सी होगा, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है शारदा एक्ट किससे संबंधित है। देखिए शारदा एक्ट आप याद रखेंगे एक जो समाज सुधारक हुए
जिनका नाम था हरबिलास शारदा। ठीक है, हरबिलास जो शारदा थे, इनके नाम पर ही इस एक्ट का नाम शारदा एक्ट पड़ा। हालांकि इस एक्ट को 1929 में पारित किया गया था। तो आप समझ रहे होंगे 1929 की बात है। तब इसमें कम से कम जो एज थी गर्ल्स की थी ये 14 वर्ष रखी, और जो बॉयज़ की थी ये 18 वर्ष रखी गई थी। 1929 में ये एक्ट पारित हुआ, तब इसे बाल विवाह निरोध अधिनियम के नाम से जाना गया। तो ये बाल विवाह जो रोकने के लिए था, इसका उद्देश्य ये था। तो राइट आंसर ये सी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन आमतौर पर फाइट या फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो ये जो हार्मोन होता है इसे बोलते हैं एड्रीनलिन। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष पूछी गई हैं, तो आप याद रखेंगे जयंती पटनायक को। ये जो है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष रही हैं। साथ में ही आप कमेंट में हमें बताएंगे कि वर्तमान में कौन है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम में क्या होता है? क्रोमोसोम आरएनए से नहीं बनता। आप याद रखेंगे इसमें डीएनए और प्रोटीन जो है होती है। तो आप याद रखेंगे कि इसमें आरएनए नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसे शॉर्ट में PMMVY के संबंध जो नाम से जाना जाता है, के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये जो योजना है ये इतनी इम्पोर्टेंट योजना है कि आपका एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न अवश्य बनाएगा। तो आप इस योजना को ऐसे याद करके रख के चलें कि यहाँ से प्रश्न बनना ही है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसकी जो शॉर्ट है इसे PMMVY के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो ये जो शुरू हुई थी जनवरी 2017 में ये शुरू की गई। याद रखना है आपको, भारत सरकार का जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है ये इसका नोडल मंत्रालय होता है, ये इसका कार्यान्वयन करता है। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। तीसरा फैक्ट इसमें याद रखेंगे, इस योजना का लाभ किसी महिला को अपने पहले जीवित बच्चे के दौरान ही मिलता है। तो तीसरा फैक्ट आप ये भी याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे कि इसमें नगद राशि 2 समान किस्तों में दी जाती है। ये फैक्ट गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर तो डी होगा। लेकिन अब कुछ फैक्ट आप और याद रखेंगे। इसमें देखिए होता क्या है, जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं, अब उनकी मजदूरी इत्यादि से जो काम में जो नगदी मिलती है तो उसका नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार ने ये जो योजना है चलाई है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी महिला जो कामगार है और भले ही मजदूरी करती है लेकिन अब वह गर्भवती है, तो उस समय उसके गर्भवती होने की वजह से आर्थिक नुकसान ना हो, तो इसके उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई थी। तो इसमें होता क्या है कि गर्भवती या स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं उनके स्वास्थ्य में नगदी प्रोत्साहन के माध्यम से सुधार लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें नगदी 3 किस्तों में दी जाती है। तो 3 किस्तें आपको याद रखनी है, कब कब दी जाती है, कितनी दी जाती है। तो पहली आप याद रखेंगे कि जब गर्भवती होने का, ठीक है, गर्भवती होने का पंजीकरण कराते हैं, ठीक है, तो उस समय 1000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप दूसरा फैक्ट याद रखेंगे कि 6 महीने जब हो जाते हैं गर्भावस्था की अवधि को, ठीक है, गर्भावस्था की अवधि को 6 महीने होने के बाद, ठीक है, 6 महीने होने के बाद कम से कम एक जांच करा ली गई हो, कम से कम एक जांच हो चुकी हो, उस समय आपको 2000 रुपये प्राप्त होंगे। और तीसरा फैक्ट आप याद रखेंगे, जन्म जब पंजीकृत हो जाता है, यानी कि बच्चा जन्म ले लेता है, तो जन्म पंजीकृत के पश्चात के बाद बच्चे के
जब के पहले टीके का जब चक्र शुरू होता है, यानी कि जब पहला टीके का जो चक्र है उस समय आपने सुने होंगे 3-4 टीके लगते हैं, तो उस दौरान जो है ये 2000 की राशि ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो आप याद रखेंगे ये 3 किस्तों में ये प्राप्त होती है और ये 3 किस्तें कब कब मिलती हैं ये भी आपसे पूछी गई हैं पिछले एग्जाम में, तो आप ये भी याद रखेंगे। तो इतने सारे फैक्ट थे इस योजना के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखेंगे कि 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना था। तो राइट आंसर सी है। याद रखेंगे बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के माध्यम से ये आयोग बना है। अगला प्रश्न है, आहार नाल का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? आहार नाल का पेशीय संकुचन होता है उसे शिथिलन कहा जाता है। तो राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, संजीवनी 108 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये जो लॉन्च हुई थी ये 2009 में लॉन्च हुई थी। तो राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, पोक्सो का पूरा नाम क्या है? तो इस एक्ट का पूरा नाम था यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, ठीक है, अधिनियम ये कब आया था? ये आया था 2012 में। हालांकि 2019 में इसमें एक संशोधन भी हो चुका है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि 2019 में इसमें संशोधन हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन से देखेंगे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये इसका पूर्ण रूप होगा। तो राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डक डक गो क्या है? तो डक डक गो जो है ये एक सर्च इंजन है, यानी कि राइट आंसर इसका सी है। इसका जो नामकरण है ये बच्चों का एक खेल जो है उसके नाम पर किया गया है, जिसे डक डक गूज कहा जाता है, उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो आप याद रखेंगे ये एक इंटरनेट में सर्च इंजन होता है डक डक गो। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माता का नवजात शिशु के लिए स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो जो माता का पहला स्राव होता है बच्चे के लिए उसे माँ का पहला दूध जैसे आमतौर पे कह दिया जाता है। तो इसे साइंस की दुनिया में कोलोस्ट्रम बोलते हैं, यानी कि राइट आंसर वी है। लेकिन आप याद रखेंगे कि ये जो दूध होता है ये शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और सभी रोगों से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से बाल श्रम कराना निषिद्ध है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 23 और 24 को, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें देते हैं। लेकिन आपको याद ये रखना है कि जो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल जो 23 है ये मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें जबरन श्रम, गुलामी या शोषण के उद्देश्य से की जाए। लेकिन जो 24 है ये बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी है, माफ कीजिएगा सी है। अगला प्रश्न है, गौरवी अभियान का संबंध किससे है? गौरवी अभियान ये 2013 में शुरू किया गया था, जिसमें महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाया जा सके और उनका सम्मान उन्हें वापस लौटाया जा सके। तो घरेलू हिंसा से बचाव एवं महिला सम्मान के लिए ये 2013 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, DNS एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो DNS जिसका पूर्ण रूप होता है डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं, राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कब शुरू हुई थी? दीनदयाल चलित अस्पताल योजना ये 2006 में शुरू की गई थी, तो राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, सांस अभियान
किस रोग के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से चलाया गया है? तो आप याद रखेंगे ये सांस अभियान काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश सरकार को जो कब ये शुरू हुई थी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 5 फरवरी 2021 को, ये आप याद रख सकते हैं। साथ में ही आप याद रख सकते हैं इसका उद्देश्य किस बीमारी से मृत्यु दर में कमी लाना था, तो निमोनिया। ठीक है, निमोनिया आप याद रखेंगे, निमोनिया इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सी है। लेकिन सांस से आशय क्या है ये जरूर याद रखेंगे ताकि आपको ये याद रह सके। तो सांस का पूर्ण रूप होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो आप इससे ये याद रख सकते हैं कि ये निमोनिया के उद्देश्य के लिए चलाई गई है। तो राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ कहाँ तक सीमित है या कितनी बच्चियों तक सीमित है, लड़कियों तक सीमित है? तो 1 लड़की तक है, 2 लड़कियों तक है, 3 लड़कियों तक है या 4 लड़कियों तक है? तो इस योजना का लाभ आपको 2 लड़कियों तक ही मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर वी है। ये भी याद रखना है कि 2006 या उसके बाद जन्मी, ठीक है, उसके बाद जन्मी बच्ची के लिए ही इसका लाभ मिलता है। तो ये जो है आप याद रख सकते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसी महिला का लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा यदि प्रत्यर्थी के द्वारा इनमें से क्या किया जाए? शारीरिक संपर्क किया जाए तब भी माना जाएगा, लैंगिक अनुकूलता की मांग की जाए ये भी माना जाएगा, अश्लील साहित्य दिखाया जाए तब भी माना जाएगा। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। ये कुछ परिभाषाएं होती हैं अधिनियमों में, ये आपसे पूछी जाती हैं। पिछले वर्ष के जो पेपर हैं उनमें देखेंगे तो आप पाएंगे कभी बालक की परिभाषा पूछ ली गई है किसी अधिनियम के अंतर्गत, कभी यहाँ जैसे पूछा गया है लैंगिक उत्पीड़न क्या है, दहेज एक्ट क्या है, दहेज की परिभाषा क्या है, ऐसे ही घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है। तो ऐसे कभी प्रश्न बने हैं और आगे भी बनने की पूरी संभावना है। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि आपको हर अधिनियम की उन महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर करा सकूं इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से। अगर आप पहले से ही तैयारी कर चुके हैं तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा आपके प्रैक्टिस के तौर पर, और अगर नहीं भी की है तब भी आप अगर इन फैक्टों को याद रख पाएंगे तो आपका पेपर निश्चित तौर पर अच्छा जाएगा और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हम बार बार आपसे नहीं कहते हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, हम आपके लिए और अच्छे प्रयास करेंगे। चलिए, ये आपको मिलती रहेंगी वीडियो और आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद।